Hey guys, welcome to Study with Bhala. So we are starting with the unit 3 of international business, and this particular unit will be in two parts, and this is going to be a part 1. And here are the following modes of entering international business. These are the different modes upon which we will be discussing in this particular unit. Okay, so let's begin. So firstly, talking about the modes of entering the IB, that is your international business. It's like entering a new business is always a risky business with the potential of failure. हमेशा कई बार होता है कि आप कोई भी नया बिजनेस सेटअप करें, स्पेशली एट अ इंटरनेशनल लेवल, तो हमेशा रिस्क रहता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स आपके ज्यादा ना निकल आए. ठीक है, टू रिसर्च द ऑप्शंस ऑफ एंट्री स्ट्रैटेजी कैन डिटरमाइन विच स्ट्रैटेजी टू यूज. ओके, the companies are very skeptical regarding the profitability and the safety of the decisions. Okay, तो हमेशा जो भी कंपनीज होती ना वो इन चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा skeptical रहती हैं. Okay, and when a company is going global, these are the various areas need to be addressed. Okay, so हम लोग काफ़ी major points पे discuss करते हैं किस पे majorly focus करते हैं. Basic entry decisions. So this is going to be a 5 marks question. Okay, so which market, when to enter and the scale. ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बेसिक एंट्री डिसीजंस. ओके, आप कोई भी प्रोडक्ट है आपका, कोई भी, ठीक है, या आपकी कोई कंपनी है, यू आर प्लानिंग टू सेट अप इट इन एट इंटरनेशनल लेवल. अब इंटरनेशनल लेवल पे भी सेटअप करने के लिए आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होगी, जैसे कि विच मार्केट. ओके, लुक एट द साइज, द वेल्थ, द रिस्क. ओके, आपको ये सारी चीज़ें एक तरीके से नोट डाउन पहले ही कर लेनी है कि अच्छा हमारे वहाँ पे क्या टारगेट ऑडियंस मिल पाएंगे, क्या हमें अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी, वेल्थ मिल पाएगी, वहां पे क्या रिस्क कम है कि नहीं. ठीक है, विच मार्केट टू एंटर. ओके, देन व्हेन टू एंटर. अब ये भी होता है कि अच्छा लो ठीक है हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है, ये तो बात कंफर्म हो गई. अब ये भी होता है ना कब स्टार्ट करना है, आपको अर्ली एंटर करना है कि लेट एंटर करना है. आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ओके, या कोई भी बिजनेस है आपका, ठीक है. सो क्या होता है कि जैसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज में क्या होता है कि जो रिस्क होता है सबसे ज्यादा आपको बियर करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज मे बी यू आर द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आपने वो तो ले लिया आपने, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ ह्यूज रिस्क इन द कंपनी साइड, बिकॉज वो एक नई कंपनी है, उन्होंने नया स्टैब्लिश किया है एट इंटरनेशनल लेवल, तो उन्हें कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता थे. ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप लेट जाओगे तो आपको रिस्क पता रहेगा कि अच्छा हाँ ये चीज़ करने पे रिस्क है, ये करने पे लॉस हो सकता है, तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे. ठीक है, सो यू हैव द आइडिया. ओके, बट अर्ली मूवर में ये नहीं होता है आइडिया. बस इसमें ये रहता है कि आपका ब्रांड और जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु इज कम्पीटिंग देयर. ओके, एंड नेक्स्ट कम्स द स्केल. अब स्केल भी हमारा होता है 2 टाइप्स में, एक होता है लार्ज स्केल, एक होता है स्मॉल स्केल. ओके, लार्ज स्केल में क्या होता है कि फास्ट हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, एंड स्मॉल स्केल में क्या होता है लो रिस्क रहता है, स्लो ग्रोथ होती है. एक तरीके से लो इन्वेस्टमेंट भी होता है स्मॉल स्केल पे, जब आपको पता है आपकी ऑडियंस ही कम है. ठीक है, सो यू डोंट नीड मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, बिकॉज आपको उतने ही प्रोडक्ट्स आपको मैन्युफैक्चर करवाने हैं जितनी आपकी टारगेट ऑडियंस है, राइट. सो हियर आर द बेसिक डिसीजंस. इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. This will definitely come. Okay, moving ahead. So now we will be talking about the modes of entering the market. So there are different modes which will be coming in your exam. So first is the exporting. So what is exporting? ये तो सब जानते हैं. Exporting is a market entry strategy where the business sells its product or service to foreign customers. आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप इंडिया से चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हो. व्हाट इज दिस? इट्स ऑल इन एक्सपोर्टिंग. एक्सपोर्टिंग इज रिलेटिवली अ लो रिस्क ऑप्शन फॉर एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट as it allows companies to leverage their existing products or services without making significant investment in foreign operations. एक तरीके से जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ बेच रहे थे, ठीक है, आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, बस आपने उसको फॉरेन भेज दिया. ठीक है, सो एक तरीके से आपका बहुत ही ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा, पहली बात. ठीक है, बहुत ही ज्यादा लो रिस्क है इसमें, क्योंकि आपने स्पेशली वहां के लिए नहीं बनाया कुछ. You already had that product with you and you are just supplying it over there. You are just exporting it. So here it comes under exporting. अब इसमें भी हमारे 2 टाइप के एक्सपोर्ट्स होते हैं. एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट. सो एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपोर्ट आपका एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प से आप कर सकते हो. ठीक है, आपकी जैसे ये आपकी कंपनी है, ठीक है, ये आपकी इंडिया में है, एंड हियर यू लाइक एक्सपोर्टेड द गुड्स टू द एजेंट्स एंड दे विल बी एक्सपोर्टिंग टू रेस्ट ऑफ द कस्टमर्स. ओके, ये तो आपका डायरेक्ट हो गया. ठीक है,
इनडायरेक्ट में क्या होता है, यहाँ वाई थर्ड पार्टीज और द ट्रेडिंग कंपनीज के थ्रू होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे दूसरे जो वहाँ के फॉरेन में कंपनीज होंगे उनको आप सप्लाई करोगे अपने गुड्स, एंड वो आगे जाके सप्लाई करेंगे, ठीक है, मे बी वो रिटेलर्स को दे दे, ठीक है, जो थर्ड पार्टी वाले हैं, ठीक है। सो ये होता है आपका डायरेक्ट एंड ये होता है आपका इनडायरेक्ट। सो टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट विल डेफिनेटली कम, ठीक है। एक तरीके से पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता है 5 मार्क्स को लेके, ठीक है। एक तरीके से इंस्टेंस क्या होता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मोल्ड्स एंड पैकेजिंग, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या है, मेजरली आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव। एक तरीके से मीन्स प्रोडक्ट वगैरह बन चुका है, यहाँ पे जो बाकी आपको एक तरीके से लोग चाहिए वहां पे उनकी बात होती है आपकी, ठीक है। ट्रिगर कौन होता है, इंजीनियरिंग एंड रिक्वेस्ट ओनर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक परमानेंट डिमांड होती है। डायरेक्ट में आपको पता है, ठीक है, मुझे 100 बॉक्सेस का ये सप्लाई करना है, दैट्स इट। यहाँ पे क्या होता है, इट वेरीज, लाइक यहाँ पे डिमांड इज फ्लक्चुएटिंग, यहाँ पे डिमांड का कंफर्म नहीं है कि अच्छा हाँ इतनी ही हमें एक्सपोर्ट करानी है, ठीक है। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, देयर इज अ परमानेंट डिमांड, हियर द डिमांड वेरीज, ओके। सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे क्या होता है, वेरीज, यहाँ पे वेरी करता है जो भी सप्लायर्स होते हैं। मतलब यहाँ का जो आपका डायरेक्ट में वहां तो आपको पता है यस कि हमारा जो एक सप्लायर है वो तो हमारा बंधा हुआ है, वही हमारे प्रोडक्ट्स लेगा, ओके, एंड ही इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द कस्टमर्स। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में इट्स वेरीज, ओके। Then ordering and delivery follow-up. Ordering is done by material planning function in coordination with production planning. Okay. And यहाँ delivery में क्या होता है, एक within the indirect function by buyer or the operations center. So यहाँ पे indirect way में हो रहा है, यहाँ पे आपके ढेर सारे agents हैं, ढेर सारे आपके distributors हैं. So you are not even sure कि किससे किससे follow-up लेना है. Okay. But यहाँ पे direct में you are aware कि आपको follow-up किससे लेना है. Okay. Moving ahead, licensing. अब लाइसेंसिंग क्या होता है, एक तरीके से आपने सुना होगा कि हाँ इन्होंने लाइसेंस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ये उसी की ही बात हो रही है। एक तरीके से ये एग्रीमेंट मिलता है, ठीक है, कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, ओके। सो अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ पहले जाते हैं, अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इज अ एग्रीमेंट वेयर द लाइसेंसर ग्रांट्स द राइट्स टू इनटैंजिबल प्रॉपर्टी to another entity for a specified period and in return the licensor receives a royalty fee from the licensee. ठीक है, अब सारे टर्म्स को इकट्ठा लेके समझते हैं कि जैसे एक कोई भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको वो बेचने वाला इंसान का नाम होगा लाइसेंसर, ठीक है, और जो ले रहा है वो लाइसेंसी होगा, ओके। एंड जो प्रोडक्ट आपको लाइसेंस्ड मिल रहे हैं उनको आपको एक रॉयल्टी फी पे करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स, यू आर यूजिंग देयर ब्रांड नेम टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, ओके। सो एक तरीके से अगर आप बेस्ट एग्जांपल समझे लाइसेंसिंग का इज द नेस्ले लाइसेंस स्टारबक्स प्रोडक्ट्स। सो एक तरीके से जो नेस्ले कंपनी है, इन्होंने जितने भी प्रोडक्ट्स थे आपके स्टारबक्स के उसको लाइसेंस किया है। कैसे? In May 2018, Nestle and Starbucks entered into 7.15 billion coffee license. Nestle agreed to pay Starbucks 7.15 million for exclusive rights to sell Starbucks products around the world through Nestle's global distribution network. तो आप समझ रहे हो कि इन्होंने एक तरीके से लाइसेंस लिया उनसे, वो उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबली बेच सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरीके से एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ये लोग आते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो अपने जो भी रॉयल्टी अमाउंट जो अर्न करते हैं वो उसको देते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड को या उस पर्टिकुलर कंपनी को, दैट इज द पर्टिकुलर रॉयल्टी फी that is being charged. Over here this I have post a post over here is like Nestle plans to launch ready to drink Starbucks coffee to retail stores. तो एक तरीके से इन्होंने ये एक तरीके से ब्रांड अवेयरनेस भी करा रहे हैं उनकी, और एक तरीके से उनको लाइसेंस मिला हुआ है तो इसलिए दे कैन यूज देयर ब्रांड नेम, ओके। सो मूविंग फर्दर दैट कम्स योर फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, ये तो आपने सुना होगा कि आज इस चीज की नई फ्रेंचाइजी यहाँ खुल गई, इलाहाबाद में खुल गई, आगरा में खुल गई, ओके। एक तरीके से आप ये समझ जैसे आपकी मैकडी है, मैकडोनल्ड्स हो गया, पिज्जा हट हो गया, व्हाट आर दीज आर ऑल द फ्रेंचाइजीज, ओके। सो इसको कोई ना कोई टेक ओवर कर रहा है कोई ना कोई पर्टिकुलर प्लेसेस पे, ठीक है। सो जिससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे भी
वो खुल रहे, मीन्स ग्लोबली दे आर गेटिंग ओपन. ओके, अगर हम इसको डेफिनेशन वाइज पढ़े, फ्रेंचाइजिंग इज वन ऑफ द एंट्री मोड्स that has been widely used as a rapid method of international expansion. So why it's happening? Franchising क्यों use होता है? Just for international expansion के लिए. Okay, for example, the best example you can take is the Dunkin Donuts. Like it's in US. Majorly वो वहाँ से शुरू हुआ था. Okay, but now you can see in India also you have a lot many stores. Okay, of Dunkin Donuts. Okay, ये सब क्या है? ये सब franchising है. Okay, this is similar to licensing. ये licensing से एक तरीके से सिमिलर है, बट ऑल्दो फ्रेंचाइजिंग टेंड्स इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दैन लाइसेंसिंग. ये जो फ्रेंचाइजिंग होता है ये क्या करता है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेता है, ठीक है. बट जो आपका लाइसेंसिंग होता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. ओके, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. It is more sophisticated form of licensing in which a franchisor not only sells intangible property to the franchisee but also incites that the franchisee agrees to concede to all the rules and regulations of how it does business. So इसमें ये नहीं होता है बस उसने फ्रेंचाइजी ले ली बस काम खत्म, नहीं. यहाँ पे जो भी रूल्स और रेगुलेशन एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी को आप होल्ड करके आपको फॉलो करने हैं वो भी आपको यहाँ पे फॉलो करने होते हैं. ओके, मूविंग अहेड, यहाँ पे आपके कुछ फीचर्स हैं. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. इट कैन डेफिनेटली कम फॉर 5 मार्क्स. ओके, ग्रुप परचेजिंग अरेंजमेंट्स. सो इवन ये जो फ्रेंचाइजीज होती हैं ये सब मेजरली ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल पर्सन परचेज करे, इसको आप पार्टनरशिप पे भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है. ये एक तरीके से ग्रुप परचेजिंग अरेंजमेंट्स भी हो जाता है इसमें. ओके, एंड एक्सक्लूसिव टेरिटरी फॉर ईच फ्रेंचाइजी. एक पर्टिकुलर टेरिटरी हर फ्रेंचाइजी की अलग अलग होती है. आप सारी फ्रेंचाइजीज इकट्ठा एक जगह नहीं खोल सकते हैं. ओके, ग्रुप एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स होते हैं. इनिशियल एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंचाइजर. एक तरीके से क्या होता है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है. जैसे कि अब ये जितने भी आप डोमिनोज जाते हो, पिज्ज़ा हट जाते हो, मैकडोनल्ड्स जाते हो, आप अगर उसको टेस्ट करोगे डिफरेंट लोकेशंस पे हर जगह ऑलमोस्ट सेम टेस्ट आता है. ये कैसे पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग द ट्रेनिंग एंड द सपोर्ट. ओके, उनको पहले से सपोर्ट किया, मतलब ट्रेन किया जाता है कि आपको कैसे वो प्रोडक्ट्स को बनाना है और कस्टमर को देना है, बिकॉज उनका एक पर्टिकुलर टेस्ट है, वही उसी को उन्हें मेंटेन करना है. ओके, दे कांट डू लाइक कि अच्छा यहाँ पे बंस खत्म हो गए सो वी कैन गो एंड बाय इट फ्रॉम द नियर बाय शॉप. नो, ये सब भी नहीं होता है. उन्हें पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन्हें मिलते हैं. ओके, सो उनके प्रॉपरली इन्वेंट्री में स्टोर होती हैं ये सारी चीज़ें, सो दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर. ओके, assistance from the franchisor with equipment specification, site selection and premises fit out signage. Okay, so इनका different type का एक signage होता है, बोर्ड होता है, वो भी हर जगह सेम होता है. अगर आप पिज्ज़ा हट ले लो, डोमिनोज ले लो, उनका जो लोगो है वो भी हर जगह सेम होता है. ओके, मूविंग अहेड, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको समझाने के लिए किए हुए, जैसे कि KFC, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स. ओके, सो दीज आर ऑल फ्रेंचाइजीज. ओके, सो यूजिंग फ्रेंचाइजिंग का फ्रेंचाइजर, देखो ओनर ऑफ बिजनेस कौन होता है, उसको हम लोग फ्रेंचाइजर कहते हैं. ठीक है, एफिलिएट्स विद फ्रेंचाइजीज, जो डील कर रहा है, ठीक है, जिसने इलाहाबाद में उसे खोल लिया है उसे हम लोग फ्रेंचाइजीज कहेंगे. फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बिजनेस एक्सपेंशन एंड मार्केटिंग, ये फ्रेंचाइजीज होते हैं. ठीक है, franchisees use the trademark and strategies of parent company, that is franchisor, and sell the products on their behalf. एक तरीके से जो पेरेंट कंपनी होती है ना, उसी के बिहाफ पे तो वो वर्क कर रहे हैं, राइट. KFC या मैकडोनल्ड्स ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब पेरेंट कंपनी के बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं. ओके, एंड बोथ द पार्टीज अग्री ऑन स्पेसिफिक टर्म्स लाइक एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग, सपोर्ट थ्रू फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट. एक अग्रीमेंट साइन होता है उनके बीच कि उन्हें ये सारी रूल्स, पॉलिसीज, ये सारी उन्हें फॉलो करनी पड़ेंगी. ओके, एंड सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर ओवर हियर, एज यू कैन सी मैकडोनल्ड्स इज वन ऑफ देम, पिज्जा हट, स्टारबक्स, बर्गर किंग. ओके, सो ये आपकी सारी फ्रेंचाइजिंग में आ गई. नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट मेथड, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग? This entry mode is across between licensing and investment entry. Okay, so इसमें एक तरीके से क्या होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करते हो. ठीक है, ब्रांड्स के बीच में होता है ये. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग फर्स्टली एग्जाम्पल की तरफ अगर आप समझो, एप्पल एंड फॉक्सकॉन. सो व्हाट इज दिस? सो एक तरीके से ये आपकी ताइवान बेस्ड कंपनी है फॉक्सकॉन, एंड एप्पल, यू आर अवेयर ये क्या है. ठीक है,
एक तरीके से करते क्या है कि जो फॉक्सकॉन है इनके पास स्किल्ड लेबर्स हैं, ओके, एंड इवन दे हैव अ गुड रेपुटेशन एंड दे इवन सेव मनी. सो एक तरीके से ये करते क्या है, जो एप्पल जो आपकी कंपनी है ये प्रोडक्ट ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं करते, फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चर करता है इनके प्रोडक्ट्स, ओके, बिकॉज दे सेव अ लॉट ऑफ मनी, ओके. एंड ये अगर आप इसको डायग्राम के हेल्प से समझे, just imagine this is your design, like this is your original equipment manufacturer and here is your original design manufacturer and here is your contract manufacturer. So एक तरीके से वो आपका डिज़ाइन वगैरह ले लेंगे, ठीक है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वो सब तो एप्पल में आपके बन रहे हैं, बट जो एक तरीके से जो मैन्युफैक्चर होनी है चीज़ें, ठीक है, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरफ से होता है, ओके, जस्ट बिकॉज टू सेव मनी एंड दे हैव स्किल्ड लेबर्स विद देम, ओके. सो एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं फॉक्सकॉन एंड आपका एप्पल, एंड दे मैन्युफैक्चर थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, ओके. नाउ हियर इज वन मोर एग्जांपल, जैसे आपका नाइक हुआ, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स हैं. ये कैसे पॉसिबल हुआ कि ये जो आपके नाइक जैसे जो शोरूम्स होते हैं, तो ये अपने शूज ज़्यादा खुद से नहीं बनाते हैं, ओके. सो दे एक तरीके से कंसल्ट करते हैं थर्ड पार्टी से. इससे क्या होता है, दे सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड सेकेंडली वॉट एवर लोगोज आर रिक्वायर्ड, ओके, जो भी आपके नाइक पे जो आपका ये वाला सिंबल होता है, ओके, सो ये सारे नाइक ही देता है, बट ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से कनेक्टेड रहते हैं, सो दैट दे आर नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सो एज टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, ओके. सो एक तरीके से दिस टाइप ऑफ एंट्री मोड मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश, टाइम एंड एग्जीक्यूटिव टैलेंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड फास्ट एंट्री टू अ न्यू मार्केट. ठीक है, आप समझ रहे हो ये सब क्यों होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्यों लिया जाता है, ओके. सो मूविंग अहेड, सो देयर आर लाइक व्हेन शुड यू यूज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कब यूज करना चाहिए, जब आपकी बहुत ही छोटी कंपनी हो ना, तब आपको करना चाहिए, मतलब बहुत ही कम एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, देन यू आर थिंकिंग कि वी शुड हैव अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग विद सम ऑफ द एजेंसीज सो दैट दे कैन मेक अ प्रोडक्ट, ठीक है, वो हमारे प्रोडक्ट ईजिली बना देंगे, ओके, कम प्राइस पे रहेगा और ऊपर से स्किल्ड लेबर जब उनके पास है तो हम लोग कम एम्प्लॉयज भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी. अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मैन्युफैक्चर करने, सो कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में आपके प्रोडक्ट्स नहीं मैन्युफैक्चर हो पा रहे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को हायर कर सकते हो. एंड वेरिएशन प्रोडक्शन नीड्स, अब अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सो यू कैन जस्ट गो विद द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, ओके. सो ये सारी 3 टाइप की नीड्स है कब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स आपको यूज करने चाहिए, ओके. मूविंग अहेड, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. The international management contract gives the company the right to control the day-to-day operations in a firm located in a foreign market. Management contract से आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे आप मतलब एक तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, आप अपना पूरा डे टू डे ऑपरेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है. आप भले इंडिया में बैठे हो पर आपका कोई भी मार्केट या आपके कोई भी मीन्स शोरूम या कोई कुछ भी आपका वहाँ आपने ओपन कर लिया, ठीक है, कोई भी आपकी फर्म है वहाँ पे, सो यू नीड टू कंट्रोल इट, सो यू यूज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. Often this contract do not give them the right to take the decision on a new capital investment, policy changes, assumes long term debt or also ownership arrangement. ये ज़्यादा बड़े चीज़ों पे means control नहीं कर पाते हैं. When the manufacturer wants to enter a management contract, they seldom do so isolated from the arrangements, okay, and it helps to lower the burden of the operating firm, which otherwise would have to extend additional staffing and capital for the same. So एक तरीके से उनको बहुत ज़्यादा मीन्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी. सो दैट्स व्हाट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर रियली हेल्पफुल, बिकॉज आप इवन यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को, ओके. मूविंग अहेड, सो अगर आप एग्जाम्पल आप लो वॉलमार्ट रूबिकॉन का, सो इट वॉज अ वॉलमार्ट साइन 2 years कॉन्ट्रैक्ट विद रूबिकॉन टेक्नोलॉजीज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, ओके, इंक्लूडिंग द डाइवर्सिफिकेशन. ये सब जो आप देखते हो ना, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स होता है ना, मीन्स रेड वाले मीन्स आप एक तरीके से जो डस्टबिन होते हैं आप इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करें, लिक्विड वेस्ट अलग, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग. सो ये सारे अलग अलग टाइप के आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ें आती है, जैसे रिसाइकलिंग,
greenways, landscaping services. So these are the different types of services which was involved through Walmart and Rubicon. And so ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आता है, ठीक है. एज द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स एंड, तो आपको एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है. ओके, सो दिस वाज अ 2 years कॉन्ट्रैक्ट विच वाज साइंड बिटवीन Walmart and Rubicon. ओके, सो मूविंग अहेड, दैट इज योर जॉइंट वेंचर. सो जॉइंट वेंचर तो आपने सुना ही होगा, इट्स अ पॉपुलर मोड ऑफ एंट्री. ओके, इसमें क्या होता है, इट अप्लाइज टू दोज स्ट्रैटेजिक अलायंसेस वेयर देयर इज अ इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ द फॉरेन एंट्रेंट एंड द लोकल कोलैबोरेटर. एक तरीके से ये जो होते हैं जैसे कि पार्टनरशिप होती है, ठीक है, वैसे ही आपका जॉइंट वेंचर है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जितना भी आपका प्रॉफिट लॉस सब कुछ होगा वो इकट्ठा सबको बेयर करना पड़ता है. ओके, सो एक तरीके से जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल्स को लेके चले, जैसे कि जॉइंट वेंचर के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ऑटोनोमस व्हीकल्स, तो इसके एग्जाम्पल्स कौन है, जैसे उबर एंड वॉल्वो, ये सब इसी के ही पार्टनर्स हैं. ओके, जैसे केलॉग्स है एंड विलमार है. सो दीज आर द सीरियल्स एंड स्नैक्स. आपका अगर नेचुरल गैस एंड ट्रांसपोर्ट है वो एक्सॉन मोबिल एंड द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होगा. ठीक है, सो यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट, एंटरिंग अ न्यू मार्केट. सो एक तरीके से ये जॉइंट वेंचर्स बनते हैं इसी पर्पज के लिए. ओके, सो मूविंग अहेड टू टर्की प्रोजेक्ट्स. व्हाट इज टर्की प्रोजेक्ट्स? In a Turkey project, the contractors agree to handle every detail of the project for a foreign client, including the training of potential personnel. इसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई भी मीन्स प्रोजेक्ट आपको चाहिए, ठीक है, आपको कुछ भी स्टार्ट करना है, यू नीड द प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स ऑल्सो. सो इस टर्की प्रोजेक्ट में आप प्रॉपरली सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो, चाहे वो बजट हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो उन लोग की. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. ओके, एट द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द फॉरेन क्लाइंट इज हैंडेड द की टू अ प्लांट दैट इज रेडी फॉर फुल पोटेंशियल. ठीक है, प्लांट का उनको हैंडल कर दिया जो भी कीज वगैरह थे. एंड इट्स अ वेरी कॉमन इन द केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड द पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज. इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में ये पर्टिकुलर टर्की प्रोजेक्ट यूज होता है. ओके, दिस इज मेनली यूज इन इंडस्ट्री विच इज कॉम्प्लेक्स एंड यूजेस एक्सपेंसिव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज. एज आई टोल्ड यू कि टर्की प्रोजेक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है बिकॉज आपकी काफ़ी ज़्यादा बिग इंडस्ट्रीज और केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये सब यूज होता है. ओके, ये इनके फीचर्स क्या होते हैं, पहले आपको क्या करना होता है कि सिंगल पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जो आपका घर बनाता है, ठीक है, ही इज द कॉन्ट्रैक्टर. He has to handle everything. He has to see the like wages of the particular जितने भी आपके वर्क कर रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, so in the same way he has a single point of responsibility. The contractor handles everything, reducing the client's involvement and risk. एक तरीके से क्लाइंट को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं. ठीक है, उनको जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज का उन्हें प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, इफ दे हैव टू मेक इट, सो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्हें बनाना है. ठीक है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट रहता है. ठीक है, कॉस्ट आर डिटरमाइंड अपफ्रंट, प्रोवाइडिंग अ बजट सर्टेनिटी. एक तरीके से एक फिक्स बजट होता है कि आपको 1 CR में आपको पूरा बनाना है. ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको 1 करोड़ के अंदर पूरा आपको बनाना है, आप 1 करोड़ 1 लाख नहीं यूज कर सकते. ओके, सो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट होता है. टाइम एफिशिएंसी मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मिलता है कि आपको 6 मंथ्स मिल रहे हैं, आपको 6 मंथ्स में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करना है. मेक श्योर यू डोंट क्रॉस द डेडलाइन. क्वालिटी एश्योरेंस, अडेरेंस टू स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती है, क्वालिटी चाहिए उन्हें वर्क में, वो होनी चाहिए. एंड द हैंड ओवर रेडी. द प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड फुली पोटेंशियल, रेडी टू इमीडिएट यूज. ठीक है, फिर एक तरीके से जो प्रॉपरली यूज करने के लिए जब रेडी हो जाता है प्रोडक्ट, तो उसको हैंड ओवर कर देते हैं. ओके, आई होप द फीचर्स आर क्लियर टू यू ऑफ द टर्की प्रोजेक्ट्स. मूविंग अहेड, होली ओन सब्सिडरी. Many companies choose to enter foreign markets by setting wholly owned subsidiary. WOS अगर लिख के आ जाए पेपर में तो wholly owned subsidiary की ही बात हो रही है, meaning they own the 100% of the business. ठीक है, this gives them the full control and all the profit, but it also requires huge investment and come with a huge risk due to political, legal and the economic factors. ठीक है, so एक तरीके से आप समझो wholly owned subsidiary में आपके पास 100% आप बिजनेस ओन कर रहे हो फॉरेन लैंड पे. ठीक है, इसमें भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है आपका ग्रीन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड एंड एक होता है आपका एक्विजिशन. ग्रीन फील्ड में क्या होता है, आप बिल्डिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच. जैसे कि आपको कोई भी ABC कंपनी हेडक्वार्टर USA में है, ठीक है, आपका चलो
इसको उल्टा ले लो, आपका कोई इंडिया में है, ठीक है, अच्छा खासा बड़ा बिजनेस, ओके, एंड यू आर प्लानिंग टू डू ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, सो न्यू ऑफिस इन इंडिया लिखा है यहाँ पे, तो न्यू ऑफिस इन यूएसए हो गया, ठीक है, आपका ऑलरेडी इंडिया में फुल बड़ा सा हेडक्वार्टर है, so you are planning to open something new at an international level, so this is known as the wholly owned subsidiary and this is known as greenfield. You are building it from the scratch, okay, so आप एकदम स्टार्टिंग से पूरा बना रहे हो वहां पे, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीनफील्ड। एक्विजिशन क्या होता है, एक तरीके से बाइंग एन एग्जिस्टिंग फर्म, आप अपने ही कंपनी के नाम पे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म को परचेज कर रहे हो, यू आर नॉट बिल्डिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच, ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। So this was all about like the greenfield and the acquisition. ये काफी simple terms हैं, make sure आप इसको properly elaborate करो, that will be really helpful for you, okay? अब आते हैं merger and acquisition, ये काफी important है, 5 marks में आपको आ सकता है because difference will also come. So merger and acquisition refers to the transaction between the two companies combining in some form, ठीक है? merger acquisition आपको समझ ही आ रहा है, एक तरीके से combine हो रहे हैं। Although merger and acquisition are used interchangeably, they combine with different legal meanings. Okay, अगर आप merger को समझो, इसमें क्या होता है, two companies of similar size combine together to form an entity, ठीक है, एक आपकी चलो एक छोटी साइज की दो कंपनीज है, वो ज्वाइन करके आपने एक को फर्म बना ली बड़ी सी, ठीक है, सो ये थे। एक्विजिशन क्या होता है, व्हेन द लार्जर कंपनी एक्वायर्स अ स्मॉल कंपनी thereby absorbing the business of the small company. कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बड़ी सी कंपनी थी, लार्ज बिजनेस ने एक्वायर कर लिया एक स्मॉल बिजनेस को, यहाँ पे क्या हो रहा था, सिमिलर साइज कंबाइन करते हैं, ठीक है, सिमिलर साइज, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लार्जर कंपनी एक्वायर्स द स्मॉल कंपनी thereby absorbing the business of the smaller company, so this is known as the acquisition. अब यहाँ पे इसके 3 टाइप्स होते हैं, दिस कैन डेफिनेटली कम फॉर 5 मार्क्स, मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन या तो आपका 5 में आएगा या तो आपका 10 मार्क्स में आएगा, ठीक है, मिड और एंड टर्म का मैं बता रही हूँ। सो जैसे आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, वर्टिकल हो गया एंड कॉन्ग्लोमेरेट। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, व्हेन मर्जर्स हैपन बिटवीन द टू कंपनीज दैट ऑपरेट्स इन सिमिलर इंडस्ट्रीज, ओके, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, एक तरीके से सेम पर्टिकुलर इंडस्ट्री में दोनों वर्क कर रहे हो, दोनों कंपनीज, ओके, उन दोनों को मर्ज कर दो, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे आपकी। वर्टिकल मर्जर्स कौन होते हैं, बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स सप्लायर और अ कंपनी अलॉन्ग इट्स सप्लाई चेन, ठीक है, एक तरीके से सप्लाई चेन के साथ अगर आप मर्ज करते हो, दिस कंपनी एम्स टू मूव अप डाउन alongside with the supply chain. यहाँ पे क्या हो रहा था, टू कंपनीज विद सिमिलर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे क्या कंबाइन हो रहा है, अ कंपनी इज कंबाइनिंग विद द सप्लायर्स ऑफ द कंपनी, ओके, वर्टिकल हो रहा है यहाँ पे। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज यूजुअली डन फॉर डाइवर्सिफिकेशन रीजंस एंड इज डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, एक तरीके से दूसरी कंपनीज में ये होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका कुछ कंटेंट मिस हो रहा है, सो एक तरीके से अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज, ओके, सो लाइक यू आर जस्ट डाइवर्सिफाइड, मीन्स अलग अलग टाइप की जितनी भी कंपनीज होती हैं वो एक तरीके से कंबाइन होती हैं यहाँ पे, कॉन्ग्लोमेरेट, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, I would ask you all to take the screenshot of this because this can definitely come for the 5 marks, only the difference, okay, and आपको पता है 3 आपके टाइप्स हो गए, ठीक है, 2 marks you take for like merger and acquisition definition and this is going to come for 5 marks. ये particularly 10 marks का क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके सामने, ओके, सो इसका प्रोसीजर आपका होता है 2 or more individual combine to form a new company entity. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनी completely takes over the अनदर कंपनी, एक तरीके से उनको एक्वायर कर रहे हैं एक्विजिशन में, एज आई टोल्ड यू, मर्ज में क्या कर रहे हैं, सिमिलर कंपनीज को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल डिसीजन होता है, इट्स अपॉन द म्यूचुअल कंसर्न इन्वॉल्व इन द पार्टीज, इसमें क्या होता है, डिसीजन इज नॉट टू बी म्यूचुअल, ओके, माइट नॉट बी म्यूचुअल, ओके, नेम ऑफ द कंपनी, द मर्ज्ड एंटिटी ऑपरेट्स अंडर अ न्यू नेम, एक जो नया नेम लाते हैं मर्जर में, बट एक्वायर्ड में क्या होता है, अंडर द सेम नेम ऑफ द पेरेंट कंपनी, जो आपकी लार्ज कंपनी होती है ना, बड़ी वाली कंपनी जिसने स्मॉल को एक्वायर किया है एक्विजिशन में, सो एक तरीके से उनका नाम जाता है, ठीक है, द पेरेंट कंपनी, ठीक है। कंपेरेटिव स्टेटर, द पार्टीज इन्वॉल्व इन द मर्जर आर सिमिलर स्टेटर, साइज एंड द स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, इनका सेम रहता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है, जस्ट बिकॉज दे आर द पेरेंट कंपनी, एक तरीके से उनकी ज़्यादा टारगेट कंपनी होती है, ज़्यादा टारगेट रीच होती है,
पावर किसके होता है, देयर इज अ डिल्यूजन ऑफ पावर बिटवीन द इन्वॉल्व कंपनीज, दे आर कंफ्यूज कि किसके पास ज्यादा पावर है, बिकॉज दे बोथ आर सिमिलर कंपनीज व्हेन सिमिलर इंडस्ट्रीज ज्वाइनिंग टुगेदर. यहाँ पे क्या होता है, एक्वायरिंग कंपनी एक्सर्ट एब्सोल्यूट पावर ओवर द एक्वायर्ड वन. ठीक है, एक तरीके से जो पेरेंट कंपनी है आपकी उसके पास पावर होती है. ओके, एंड शेयर्स किसके होते हैं, द मर्ज कंपनी इशूज न्यू शेयर एंड द न्यू शेयर्स आर नॉट इशूड. ठीक है, यहाँ पे शेयर्स वाला आप याद रखना कि यहाँ पे न्यू इशू होते हैं बट यहाँ पे नहीं होते हैं. ओके, so this is how we have completed the part 1 of international business, and I hope everything is clear to you. If you have any doubts as such, you can just email me or you can just DM me on my Instagram. So thank you so much for watching my video. So please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.